तो आज लेक्चर नंबर 21 जो है इसमें हमने चैप्टर नंबर 16 जो है शुरू किया हुआ है। और चैप्टर नंबर 16 में कल जो है हमने वो एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू रेजिस्टेंस जो उसको स्टडी किया था। आज जो है हमने वो एसी थ्रू इंडक्टर शायद हमने शुरू की थी तो क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो आज जो है वो हमने एसी थ्रू इंडक्टर, एसी थ्रू इंडक्टर जो है इसको स्टडी कर। तो पहली बात यह है कि इंडक्टर जो है वो क्या होता है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट टाइम जो है वो इंडक्टर और सॉलिनॉइड का डिफरेंस बताया था। मैंने बताया था आपको इंडक्टर क्या होता है कि अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो और उस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर आप कॉइल चढ़ा दें, यानी कि वायर को लपेट दें। ये देखो ना, ये कोई सिलेंड्रिकल फ्रेम है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर ये कॉइल को चढ़ा दें तो ये क्या चीज है, इसको हम कहेंगे कि दैट इज अ इंडक्टर। इसको हम इंडक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास बहुत ज्यादा वायर वुंड हो, ठीक है, ज्यादा वायर यूज कर दे उस सिलेंड्रिकल फ्रेम के ऊपर ऐसे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सॉलिनॉइड का नाम देते हैं। तो अगर ज्यादा वायर वुंड हो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिनॉइड। और अगर कम नंबर ऑफ टर्न्स हो, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इंडक्टर है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज है तो फिर हमारे पास वो सॉलिनॉइड है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये तो हमें पता चल गया कि इंडक्टर और सॉलिनॉइड क्या था। अब हमने इंडक्टर का सर्किट बनाते हैं और देखते हैं कि उसमें से जब एसी करंट गुजरती है तो एसी करंट के गुजरते हुए वोल्टेज और फेज जो है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है या क्या डिफरेंस जो है वो आता है। तो आप देखें कि हमारे पास ये एक एसी सोर्स है, इसके साथ ये इंडक्टर का सिंबल होता है। ठीक है, ये एक इंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, और यहां से आपने I = I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको करंट जो है वो दी हुई है, साइनोसाइडल करंट या एसी करंट, ये एसी सोर्स यहां पर लगा हुआ है। अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर करंट जो है वो क्या है, वो I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है, और ओमेगा इसके अंदर 2 पाई f के बराबर होता है। तो I = I नॉट 2 पाई f t, साइन ऑफ 2 पाई f t। इसके बराबर ये होता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें से करंट गुजरेगी, करंट जब गुजरेगी तो गुजरते हुए करंट चेंज होगी, जब करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस इंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, जिसकी वजह से अप्लाइड एसी की अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होती है, डेल्टा I ओवर डेल्टा T के बराबर होती है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 का नाम जो है वो आप दे। अब जो हम ये चाहते हैं कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो मेंटेन रहे। ठीक है,
सर्किट के अंदर जो करंट है वो मेंटेन रहे। तो सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो है जो अप्लाइड वोल्टेज है, देखो ना ये यहां से अप्लाइड वोल्टेज आती है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज जो है इट मस्ट बी इक्वल टू द बैक ईएमएफ। ये जो एप्सिलॉन एल पैरा हो रहा है यहाँ पर ये बैक ईएमएफ है जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आए। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो इसकी अगर ये वोल्टेज यूं है, ठीक है, यूं, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो मेंटेन रखने के लिए V को एप्सिलॉन L के बराबर होना चाहिए। तो अगर V एप्सिलॉन L के बराबर है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, दिस इज कोई इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई है। V इज इक्वल टू L डेल्टा, इसमें डेल्टा I ओवर डेल्टा T क्या, डेल्टा I करंट है, डेल्टा T टाइम इंटरवल है, L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो वोल्टेज आपका इसके बराबर है। अब वेरिएशन ऑफ करंट जो है विद टाइम उसको हमें देखना है कि जब करंट पास करती है किसी इंडक्टर के अंदर से तो वोल्टेज और करंट के फेज में क्या फर्क पड़ता है, कौन सी चीज जो है वो लीड करती है और कौन सी चीज जो है वो लैग करती है। हमने इस चीज को जो है वो स्टडी करके देखना है। तो आप देखें कि मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं, देखिए ये टी है हमारे पास। अब यहां पर एक ये वेवफॉर्म आ रही है और एक ये हमारे पास जो है वो वेवफॉर्म आ रही है। एक वेवफॉर्म इसमें करंट की है और एक वेवफॉर्म जो है इसमें वो हमारे पास वोल्टेज की है। तो मैं कहता हूं ये V है और ये I है। तो यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि I जब 0 पर है तो V पाई बाई 2 पे है। तो इसका मतलब है कि V इज लीडिंग I by the phase of pi by 2। यानी कि इंडक्टर के अंदर से जब करंट और वोल्टेज पास करते हैं, जब इंडक्टर के अंदर से करंट और वोल्टेज पास करते हैं तो वो करंट और वोल्टेज पास करते हुए उनके फेज में ये डिफरेंस आता है कि वोल्टेज आगे निकल जाता है और करंट पीछे होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है या करंट कम रह जाती है, नहीं, सिर्फ ये है कि एक चीज आगे है और एक पीछे है, बस ये वजह है और कुछ नहीं है इसमें। फेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज बढ़ गई है या कम हो गई। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि इसकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस, अच्छा, अब यहां पर इसकी वेक्टर डायग्राम क्या थी, आप देखें कि ये 90 डिग्री, ये यहां पर I और ये V, ठीक है, V और I इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है, इधर R को हम कह देते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस होती है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर और द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। तो ये क्या हो जाएगा, VIXL, तो XL क्या आ जाएगा, V ओवर I। और ये आपको पता है कि हम यहाँ पर RMS वैल्यूज जो है उनको मेजर करते हैं, ठीक है। और ये XL जो है ये हमारे पास बराबर होता है ओमेगा L के
और इसको हम लिख सकते हैं 2πf। ठीक है, ये एक्सएल की वैल्यू भी यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है इसको लिख दी है, हमें इसे इधर अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर आपके कोर्स में बस याद रखें एक्सएल जो ओमेगा एल के बराबर है, यहाँ पर ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एल जो है वो इंडक्टेंस आपका क्वाइल है। अच्छा, इसी तरह ये रिएक्टेंस है इंडक्टर की, इसी तरह कैपेसिटर की भी होती है। देखें कैपेसिटर की एक्स सी हमारे पास VRMS ओवर IRMS होता है। एक्स सी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको कहते हैं जाके रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। रिएक्टेंस जो होती है कैपेसिटर और इंडक्टर की ये बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस के मुकाबले में। तो इसीलिए हम जो सर्किट्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर को यूज करते हैं ताकि पावर के लॉसेस जो है वो कम होकर हो सके। अब ये जो रिएक्टेंस है आप उसकी डिपेंडेंस देख सकते हैं कि इस केस में एक्सएल के केस में तो ओमेगा और इंडक्टेंस पे है, और कैपेसिटर के केस में ये होती है XC1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और C जो है ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है। C क्या हमारे पास, C जो है ये कैपेसिटेंस। लिंक आ गया, लिंक आ गया। यस सर। ओके, बस 2 मिनट जा रहा हूँ, थोड़े से देखो। ये C जो है ये कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो आज हमने जो है ये क्या डिस्कस कर लिया है। अब 3 चीजें जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। सर आप हमारी हाजिरी ले लें और आप अपना लेक्चर कंप्लीट करके YouTube पे डाल दें, हम वो देख लेंगे। चलो ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, मैं एक मिनट मुझे जरा हाजिरी लगा दें, मैं लेक्चर की कंप्लीट कर देता हूँ उसको YouTube पे। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट ले लेने दो। ठीक है, यू आर राइट। हाँ ले लिया, बस ठीक है, मैं क्विट कर रहा हूँ, ले लिया मैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, यूट्यूब पे ये डब्बा डाल दूंगा, आप लेक्चर पूरा करके आप उसको देख लेना। ठीक है, ओके बाय। ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ये रिएक्टेंस के फॉर्मूले निकले। अब हमने नेक्स्ट जो है वो स्टडी करना है व्हाट इज पावर डेसिपेशन। ठीक है, वाई पावर डेसिपेशन इन इंडक्टर इज 0। इंडक्टर के अंदर जो पावर डेसिपेशन है वो क्यों 0 होती है, ये जरा हम इसको आप स्टडी करके देख सकते हैं। Why power dissipated in pure inductor is 0। तो क्यों जो पावर डेसिपेटेड है इंडक्टर के अंदर वो 0 होती है। तो हमारे पास जो है वो कोई पावर डेसिपेशन जो है वो इंडक्टर के अंदर नहीं होती। उसकी वजह ये है कि हमारे पास आप देखेंगे ये
है, ये आई है, और इनमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो हमारे पास कोई नेट चेंज ऑफ एनर्जी नहीं आता कंप्लीट साइकिल में। देयर इज नो नेट चेंज ऑफ एनर्जी in the complete cycle। ठीक है, जो आपका कंप्लीट साइकिल है उसके अंदर कोई जो है वो नेट चेंज जो है वो नहीं आती। तो इस वजह से चूंकि एनर्जी में अंदर यहाँ तो एनर्जी लॉस हो रही है, तो चूंकि पूरे साइकिल के अंदर उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि अगर कोई चेंज नहीं आ रही तो इट मीन्स कि देयर इज नो लॉस ऑफ ए पावर। तो व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ ए पावर, सो इट मीन्स देयर इज नो पावर डेसिपेशन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes थ्रू द इंडक्टर, या एसी करंट passes थ्रू द इंडक्टर। इसीलिए चूंकि इंडक्टर जो है वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम नहीं करती, इसलिए इंडक्टर जो है इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट सर्किट्स के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर की डेसिपेशन या पावर के लॉसेस को कम करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि एनर्जी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो नेट चेंज ऑफ एनर्जी है वो चूंकि सेम रहती है, कोई नहीं आता फर्क, इसलिए जो इंडक्टर है उसके अंदर लॉसेस ऑफ एनर्जी जो है वो जीरो होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इंडक्टर है उसके अंदर पावर लॉसेस जो है वो मिनिमम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा अब आप नेक्स्ट जो है जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो है ये जो हमारे पास किसी ऐसी सर्किट में कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है, इन एनी एसी सर्किट, द कंबाइंड रेजिस्टेंस of resistor, capacitor and inductor is known as the impedance of the AC सर्किट। जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है, यानी कि अगर किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टेंस लगा दें और उनकी इकट्ठी रेजिस्टेंस जो है उसको देखें, तो वो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है उसको हम इम्पीडेंस का नाम जो है वो देते हैं। यानी कि किसी एसी सर्किट में कैपेसिटर इंडक्टर और रेजिस्टर की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होती है उसको हम ये इम्पीडेंस का नाम देते हैं, और ये होती है हमारे पास VRMS ओवर IRMS। यहाँ पर Z जो है ये इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट, ये हमारे पास AC सर्किट की इम्पीडेंस। अब हमें देखना है कि व्हाट इज RC सीरीज सर्किट
और हमने जो RC सीरीज सर्किट है इसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट करके देखी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा RC सीरीज सर्किट, रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट, यानी कि सीरीज में कैपेसिटर और रजिस्टर लगे हुए। RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट जो है इसमें एक AC सोर्स है जो एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, ये इसके साथ जो है ये कनेक्टेड है। इसमें से करंट जो है यहाँ से VR वोल्टेज इसके क्रॉस हमारे पास होगा IRMS R के बराबर, और VC हमारे पास होगी कैपेसिटर के क्रॉस IRMS XC। VC वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर और VR वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस, और XC जो है ये रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है। तो VC हमारे पास हमें पता है कि XC जो है वो 1/ओमेगा C के बराबर होती है, तो ये आ जाएगा IRMS ओवर ओमेगा C। ठीक है, ये इसके बराबर जो है वो आ जाएगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम जो है अगर इनको रिप्रेजेंट करें वेक्टरली, आप देखें कि ये हमारे पास VR है और इस तरफ हमारे पास VC है और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर Z है। ठीक है, Z है जो VRMS रिजल्टेंट तो आप लिख लें VRMS IRMS Z, ये ठीक है जी, ये हमारे पास रिजल्टेंट। तो अब हमारे पास देखें कि ये यहाँ पे इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये VRMS हो गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर VRMS है। तो यहाँ से कोई एंगल हमारे पास थीटा जो है वो बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास VR है, ये IRMS R के बराबर है, और ये वाला जो है ये हमारे पास VC है। ठीक है, ये वाला हमारे पास VC है, VC हमारे पास XC IRMS के बराबर है। तो अब आप देखें कि VRMS, इसके बाद हम पाइथागोरन थ्योरम लगाएं तो VRMS हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब आप देखेंगे इसमें VR और VC की वैल्यूज जो है उनको आप सब्स्टिट्यूट करें तो VRMS देखिए आप VR IRMS R का स्क्वायर प्लस VC की वैल्यू IRMS डिवाइड बाय XC का ओमेगा C का
स्क्वायर। ये इसके बराबर आता है। अब आप यहां से इसको ओपन करें, स्क्वायर खोले, आई स्क्वायर आर एन एस आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर एम एस 1/ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी का अंडर रूट। आई स्क्वायर को बाहर ले आएंगे तो आई आर एम एस हो जाएगी और अंदर हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर आएगा। यहाँ पर ये है सी स्क्वायर और उधर भी ये है सी। ठीक है, तो यहां से अब आप देखेंगे वी आर एम एस जो है हमारे पास आएगा, आई आर एम एस को इस तरफ ले आएंगे, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास। तो वी आर एम एस हमारे पास वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस जो है ये हमारे पास जेड के तो जाएगा इम्पीडेंस जेड निकल आएगी आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये वैल्यू इम्पीडेंस निकल आएगी किसी आर सी सर्किट की। जेड आर स्क्वायर 1/ओमेगा स्क्वायर सी, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको हम और सी कैपेसिटेंस है, आर रेजिस्टेंस है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं आर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। ये भी से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब हाँ, जो आरसी सर्किट है इसमें करंट और वोल्टेज आर इन फेज। करंट और वोल्टेज जो है वो आर से जब पास करेगी करंट रेजिस्टेंस से, जब रेजिस्टेंस से करंट पास करेगी तो आई और वी के दरमियान थीटा 0 डिग्री होगा, लेकिन जब कैपेसिटर से पास करेगी तो इसके दरमियान हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा। आई ऊपर होगा तो वी नीचे होगा। तो अगर हमें एंगल फाइंड करना हो थीटा जो फिगर में था तो tan इनवर्स हमारे पास वी सी ओवर वी आर परपेंडिकुलर ओवर बेस। वी आर बेस थी और वी सी जो है वो परपेंडिकुलर हमारे पास था। तो इसके अंदर आप वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी सी की आई ओवर एक्स सी आई ओवर आर, ये आ जाएगा आई आई से काट जाएगा तो थीटा tan इनवर्स एक्स सी ओवर आर, ये एंगल थीटा हमारे पास निकल आएगा। यानी कि एक्स सी और आर की वैल्यू रखें तो एंगल थीटा निकल आएगा। तो एक्स सी की वैल्यू हमें पता है कि 1/ओमेगा सी के बराबर होती है। तो थीटा tan इनवर्स 1/ओमेगा सी आर इसके बराबर जो है वो आ जाएगा। अब हम जो एक और मेथड है कि इम्पीडेंस डायग्राम से भी हम ये जो है इम्पीडेंस कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम आरसी सर्किट की अब हम जो है वो इम्पीडेंस डायग्राम से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम में हम इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं एसी सर्किट में बाय वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लिए। अब आप देखें कि इस तरफ हमारे पास ये रेजिस्टेंस है
इस तरफ हमारे पास ये रिएक्टेंस XC है और ये हमारे पास इम्पीडेंस Z है। इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो अब आप देखें कि यहाँ से ये एंगल थीटा बन रहा है, तो Z हमारे पास क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। यहाँ Z हमारे पास R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C का अंडर रूट आ जाएगा, या हम कह सकते हैं कि Z हमारे पास XC की वैल्यू रखें 1/ओमेगा C, तो R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इम्पीडेंस निकल आई जो हमने प्रीवियस मेथड में वोल्टेजेस के जरिए निकाली थी। इसी तरह थीटा हमारे पास tan इनवर्स XC ओवर R के बराबर है। तो थीटा tan इनवर्स 1/ओमेगा C। इस तरीके से भी हम इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पीडेंस डायग्राम से, और दूसरा जो है वो वोल्टेज के तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब आज हम यहीं पर लेक्चर जो है उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल फिर जो है हम वो RL और RLC और RLC पैरेलल सर्किट्स जो है उनको स्टडी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।